नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूँ एक बार फिर से इज़राइल, फ़लस्तीन, मिडल ईस्ट और इसके बहाने दुनिया भर की खबर लेके। अमेरिका में इलेक्शन चल रहा है और अमेरिका में जो इलेक्शन चल रहा है उसमें आप जानते हैं कि फ़लस्तीन और इज़राइल एक बेहद इम्पोर्टेंट इश्यू बन के उभरा है। अभी पिछले दिनों की बात है, 1-2 दिन पहले की बात है, कमला हैरिस जो डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हैं, जो बाइडेन की जगह पर जिनको उम्मीदवार बनाया गया है, वो कहीं भाषण दे रही थी। और जब भाषण दे रही थी तो प्रो पैलेस्टाइन जो है, फिलिस्तीन के समर्थक जो लोग हैं वो नारे लगाने लगे। उन्होंने धमकी दी कि अगर आप चाहते हैं कि ट्रंप राष्ट्रपति बन जाए तो नारे लगाते रहिए वरना मुझे बोलने दीजिए। यानी उनका कहना है कि अगर आप फलस्तीन के समर्थन में आवाज उठाएंगे तो ट्रंप राष्ट्रपति बन जाएगा। एक ये भी शो करना चाहती हैं कि कमला हैरिस यानी कि मैं जो हूँ वो तो फलस्तीन के साथ हूँ। पिछले दिनों एक बयान भी उनका आया था जिसमें कहा जा रहा था कि वो ये कह रही हैं कि इज़राइल को हथियार भेजने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। हालाँकि उन्होंने खुद ही ये क्लियर कर दिया कि ऐसा कोई बयान मैंने नहीं दिया था, इज़राइल के ऊपर प्रतिबंध लगाने की कोई बात नहीं है। अब खेल देखिए, खेल ये है कि ये सब जब चल रहा है, इसी बीच में बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि जिस पार्टी से कमला हैरिस आती हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने बिलियंस का जो एक बिल रुका हुआ था इज़राइल को मदद करने का, वो बिल जारी कर दिया है। यानी इज़राइल को बिलियंस के अमाउंट भेजे जा रहे हैं जिससे वो हथियार खरीद के गजा में जो नरसंहार कर रहा है उसको जारी रखे। तो एक तरफ कमला हैरिस है जो बातें कितनी भी कर ले लेकिन पूरी तरह से वह और उनकी पार्टी पिछले दिनों में भी और अब भी इज़राइल के साथ खड़ी है। दूसरी तरफ ट्रंप है और ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में आ गई तो वो इज़राइल को मदद करना बंद कर देगी, मैं इज़राइल की और ज़्यादा मदद करूँगा। यानी दोनों के बीच में ये कॉम्पिटिशन चल रहा है कि इज़राइल की मदद कौन ज़्यादा करेगा। यानी कि सीधी-सी बात है, मैं 100 बार कह चुका हूँ इस बात को और हर बार कहना ज़रूरी समझता हूँ कि कम से कम अमेरिका में चाहे कमला हैरिस आ जाएँ, चाहे बाइडेन बने रहें, चाहे ट्रंप आ जाएँ, ये सब मिलके सिर्फ़ एक और एक काम करेंगे, इज़राइल को हथियार देने का। खेल बहुत क्लियर है, ये जो बिलियंस देने की बात हुई है, इसकी न्यूज़ अगर आप गौर से पढ़ेंगे, तो इस बिलियंस के पीछे शर्त ये है कि आप अमेरिकी हथियार खरीदेंगे। यानी हम आपको पैसा दे रहे हैं और आप उन पैसों से हमारा हथियार खरीदिए। अब ये हथियार अमेरिका की सरकार तो बेचती नहीं है, ये हथियार बेचते हैं हथियारों के व्यापारी जो इन नेताओं को चंदा देते हैं। यानी आपने इज़राइल को पैसा दिया, इज़राइल जो है उन हथियार बेचने वालों से हथियार खरीदेगा और उसका जो कमीशन होगा, वो सारा का सारा आपके पास आएगा जिससे आप चुनाव लड़ेंगे और ऐशो-अय्याशी करेंगे। हथियारों की तिजारत चलती रहे, इस खेल के लिए अमेरिका लगातार इज़राइल को पैसे देता रहेगा और देता रहा है। ये बात बहुत क्लियर है और ये सब जब कुछ हो रहा है, ये सारा जब कुछ चल रहा है, तो इस बात से आँख मूंद ली गई है कि कल, बल्कि हम ये कहेंगे आज सुबह, इज़राइल ने एक और स्कूल पे बम गिराया है जहाँ सैकड़ों लोग रुके हुए थे और खबर ये आ रही है कि 100 से ज़्यादा लोग हलाक हुए हैं उसमें, 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जिसमें बड़ी संख्या जो है वो औरतों और बच्चों की है। यानी बहुत सीधी-सी बात है कि अमेरिका चाहे जो भी बात कर ले, चाहे जितना तमाशा कर ले, दुनिया भर को वो जितना भी डेमोक्रेसी सिखाए, लेकिन जहाँ तक इज़राइल का सवाल है, जहाँ तक फ़लस्तीन का सवाल है, उसके लिए शायद फ़लस्तीन के लोग इंसान ही नहीं हैं। वो सारी चीज़ों से अपनी आँखें मूंद कर वहाँ कुछ भी चलता रहे, इज़राइल कितने भी लोगों को मारता रहे, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और यही वजह है कि दुनिया भर में इतनी ज़्यादा लानत-मलामत होने के बावजूद आज भी इज़राइल वही कर रहा है, जो 11 महीनों से वो करता चला आ रहा है। यानी ऐसी जगहों पर जहाँ आम लोग रहते हैं, स्कूलों में आपको करना कुछ नहीं है, बस एक नाटक करना है, आपको कहना है कि ये तो हमास का हेडक्वार्टर था। वो औरतें और बच्चे जो हैं वो हमास के लोग थे और हमास का हेडक्वार्टर कह के आप चाहे स्कूल को गिरा दें, चाहे आप किसी अस्पताल को गिरा दें, चाहे किसी बिल्डिंग को गिरा दें, चाहे पूरे के पूरे शहर को खत्म कर दें। खान यूनुस जैसी जगह पे जहाँ लोग थे, पहले कहा गया था कि ये सेफ शेल्टर है, अब कहा जा रहा है यहाँ से हट के दूसरे सेफ शेल्टर में जाओ और हमने पिछले 11 महीनों में ये तमाशा देख लिया है कि सेफ शेल्टर जैसी कोई चीज़
कम से कम फ़लस्तीन में, गज़ा पट्टी में एग्ज़िस्ट नहीं करती, जिसको इज़राइल आज सेफ कहता है, कल उसी के ऊपर हमला कर देता है। इज़राइल के अपराधों से किस तरह से आँख मूंदा हुआ है अमेरिका ने, उसका एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। आपको मैंने बताया था कि इज़राइल के सैनिक जो हैं, उनके ऊपर आरोप लगा है और वीडियो बाकायदा बाहर आया है कि फ़लस्तीन के जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनके साथ गैंग रेप की घटनाएँ हुई हैं, उनके साथ जिना किया गया है, उनके साथ गंदा काम किया गया, ये मैंने बताया था। वीडियो सामने आ गया, सब कुछ आ गया, हालत ये हुई कि जिसके ऊपर ये आरोप था उसको रिहा कर दिया और वो अपना चेहरा दुनिया को दिखाकर कहता है कि हाँ, हमने किया है। इज़राइल के चैनलों पे बहस चलती है जिसमें इज़राइल के एक्सपर्ट और पत्रकार कहते हैं कि हमें ये अधिकार मिलना चाहिए कि हम गिरफ्तार फ़लस्तीनियों के साथ या किसी भी फ़लस्तीनी के साथ गंदा काम कर सकें। ये उस जगह पर हो रहा है जिसको हम शरीफ समाज कहते हैं, जिसको हम शहरी समाज कहते हैं, जहाँ पे नैतिकता की बात होती है। दुनिया का कोई मुल्क होता तो इसको बड़ा से बड़ा अपराध माना जाता। अब इसको लेकर अमेरिका के जो प्रवक्ता हैं, व्हाइट हाउस के जो प्रवक्ता हैं, उनसे सवाल पूछा गया और जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक लाइन में निपटा दिया, कहा कि इसके बारे में इज़राइल जाँच करेगा। यानी जो अपराधी है, जिसकी संसद में ये बहस चलती है कि सैनिकों को, गिरफ्तार लोगों को के साथ गंदा काम करने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, जिसके संसद में बैठकर वहाँ के चुने हुए सांसद कहते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है, जिसमें वहाँ के पत्रकार कहते हैं कोई बुराई नहीं है, जिसका वीडियो वायरल हो चुका है, वीडियो खुल के चैनल 12 पे आ चुका है, बाकी सारी जगहों पे आ चुका है, उसकी जाँच इज़राइल करेगा। लेकिन फ़लस्तीन के ऊपर कोई आरोप लगे, वहाँ यूएनआरडब्ल्यूए लोगों की मदद कर रहा था, यूनाइटेड नेशंस का संगठन था। उस यूनाइटेड नेशंस के संगठन के ऊपर इज़राइल ने आरोप लगाया कि इसके लोग हमास में शामिल हैं और बिना कोई जाँच किए, बिना किसी भी तरह की जाँच किए अमेरिका, फ्रांस और जाने कितने मुल्कों ने, कनाडा, ब्रिटेन, इस तरह के मुल्कों ने तुरंत आरोप लगा दिया, उस आरोप को तुरंत सही मान लिया और जो पैसे यूएनआरडब्ल्यूओ को भेजे जा रहे थे, वो पैसे रोक दिए गए और उसका असर ये पड़ा कि यूएनआरडब्ल्यूए वहाँ पर बच्चों की, औरतों की, बाकी लोगों की जो मदद कर रहा था, खाने की मदद कर रहा था, बाकी सब कर रहा था, उस पर एक तरह से रोक लग गई क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे। कुछ दीगर मुल्कों ने पैसे दिए ज़रूर, लेकिन जिस तरह की उसकी माली हालत थी, उसका असर ये हुआ कि वो जिस तरह की मदद करता था, उस तरह की मदद नहीं कर पा रहा है। तो इज़राइल जब आरोप लगाए तो आप आँख मूंद के मान लो। लेकिन इज़राइल का कोई अगर अपराध आपके सामने खुल के आ जाए, उसका वीडियो भी वायरल आ जाए, तो भी आप कहोगे कि जाँच इज़राइल करेगा। ऐसे ही आपको याद है वर्ल्ड किचन का मामला हुआ था, वर्ल्ड किचन के लोग वहाँ पर थे ताकि जो रिफ्यूजीज़ हैं उनके खाने की, पीने की व्यवस्था कर सकें। निशाना लगाकर उनकी कारों पर उनके लोगों को मारा गया और अमेरिका ने कोई कार्रवाई नहीं की, ये हालत है। और जब इन सब के बीच ईरान जो है, वो हमला करने की तैयारी में है, हिज़्बुल्लाह हमला करने की तैयारी में है, तो अमेरिका को दर्द होता है। तब अमेरिका इस तरह की खबरें चलाना शुरू करता है, इस तरह की कोशिशें करना शुरू करता है कि किसी तरह से ये हमला रुक जाए। एक तरफ ईरान को धमकी दी जाती है कि आपने अगर हमला किया, तो इसका असर जो होगा वो बहुत बुरा होगा, इसकी जो तिजारती असरात होंगे, इसके जो फाइनेंशियल असरात होंगे वो बहुत खतरनाक होंगे और दूसरी तरफ लगातार कोशिश ये की जाती है कि किसी तरह से जंग रोका जाए। दरअसल ईरान का एक बयान आया था जिसमें उसने कहा था कि अगर ये जंग आप रोकना चाहते हैं, तो इसका एक तरीका है कि गज़ा के अंदर जो बमबारी हो रही है, गज़ा के अंदर जो हत्याएँ हो रही हैं, उनको बंद किया जाए, गज़ा को शांत किया जाए। इस बयान का फ़ायदा उठाकर अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि हम सीज़ फायर की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि कतर, इजिप्ट और क्या कहते हैं अमेरिका, इन तीनों ने मिलके एक फिर से बयान जारी किया है कि हम सीज़ फायर की कोशिशें कर रहे हैं। और सऊदी अरबिया का भी बयान आ गया। सऊदी अरबिया का बयान तो आना ही था क्योंकि आपको बता दूं कि ना केवल इज़राइल को पैसे दिए गए हैं, बल्कि सऊदी अरबिया को लड़ाई वाले हथियार बेचने पर जो रोक लगी हुई थी, नहीं मिल रहे थे, वो हथियार भी फिर से जारी कर दिए हैं, जिनकी कीमत भी बिलियंस में होगी। सऊदी अरबिया इन सारे खेल में ऐसा लगता है कि अपना फ़ायदा उठाने में लगा हुआ है। एक तरफ तो उसने कहा है कि इस जंग में हम शामिल नहीं होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका उसको हथियार दे रहा
रहा है इस तैयारी में कि अगर ये जंग होती है तो हूथीस के साथ दोबारा सऊदी अरब को लड़ाया जा सके, ताकि सऊदी अरब हूथीस को कंट्रोल करे। आप जानते हैं कि 10 साल से लंबी लड़ाई हूथी और सऊदी अरबिया के बीच में लड़ी चली गई है, और हालांकि इस लड़ाई को सऊदी अरब कभी जीत नहीं पाया, उसका काफी नुकसान भी हुआ, हूथियों का भी बहुत नुकसान हुआ। इस समय हूथी अमेरिका के टारगेट पर है। अमेरिका और ब्रिटेन लगातार हूथी के उन शहरों पर बम बरसा रहे हैं जहां नागरिक हैं, जहां से वहां खाने पीने और बाकी सारी चीजों की व्यवस्था होती है। हूथी को कंट्रोल करने की कोशिश है अमेरिका की। उसकी दो वजह है। पहली वजह तो ये है कि अगर ईरान और इसराइल की जंग होती है तो हूथी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। वो जो रेड सी वाला पूरा कॉरिडोर है वहां से जहाजों को जाने नहीं देगा, तो हूथी को बेहद कमजोर करना जरूरी है। और दूसरा ये है कि वो रेड सी कॉरिडोर जो है व्यापार को लेकर बहुत सेंसिटिव और बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है। बिल्कुल अमेरिका नहीं चाहता है कि वहां कोई डिस्टर्बेंस हो। लंबे समय से हूथी लगातार वहां हमले कर रहा है, और उसके चलते इसराइल का जो व्यापार का मामला है, जो वहां पे जहाजों के पहुंचने का मामला है, वो लगातार डिस्टर्ब हो रहा है। इसलिए अमेरिका किसी भी तरह से हूथी को कंट्रोल करना चाहता है। अब डायरेक्टली हूथी से जो वो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, ब्रिटेन और अमेरिका बम बरसा रहे हैं, लेकिन हूथी उसके बावजूद लगातार मजबूत होकर उभर रहा है, लड़ रहा है। अब सऊदी अरबिया को हथियार दिए गए हैं शायद इसलिए कि अगर ये लड़ाई बड़ी होती है तो हूथीस के ऊपर हमला सऊदी अरबिया करे। अब सऊदी अरबिया इस लड़ाई में शामिल होकर अपने आप को फिर से एक बार बेनकाब करता है, या फिर जो उसने घोषणा की है कि वो इस लड़ाई में नहीं शामिल होगा उस पर वो टिका रहता है, ये तो देखने की बात है। लेकिन बात हो रही थी सीज फायर की। सीज फायर को लेकर एक बार दोबारा से चर्चा शुरू हुई है। मैंने आपको कल भी डिटेल में बताया था, अभी बात थोड़ी और आगे बढ़ी है। हमास के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई है। अब ये बड़ा मजेदार है कि एक तरफ सीज फायर की बात हो रही है, दूसरी तरफ आप गजा में 100 लोगों को 3 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा लोगों को बम गिराकर मार डालते हो। आप ये बयान जारी करते हो कि याह्या सिनवार को मारने की कोशिश, उसको जीरो इन करके उसका शिकार करने की कोशिश लगातार जारी है। ये भी पक्की बात है कि जब जब सीज फायर की बात हुई है, सीज फायर की बात को अगर किसी ने तोड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ इजराइल ने तोड़ा है, वरना काफी पहले, कम से कम 4-5 महीने पहले सीज फायर हो गया होता, वहां जंग रुक गई होती, और इस दौर में जब हम बात कर रहे हैं गजा के रीबिल्डिंग की बात शुरू होती। लेकिन हर बार हमने देखा है कि नेतन्याहू ने इस बातचीत को तोड़ा है। कारण बहुत साफ है कि जिस दिन सीज फायर हो जाएगा, जिस दिन ये जंग रुक जाएगी, उसी दिन बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। कुर्सी छोड़ने को वो कतई तैयार नहीं है, इसलिए जंग को लगातार बड़ा कर रहा है। और मैंने आपसे बताया था, काफी पहले मैंने आपसे बताया था कि वो किसी भी तरह से ईरान को इस जंग में शामिल करने की कोशिश में है। जब वो अमेरिका गया था और उसने व्हाइट हाउस में, वहां के सीनेट में बेसिकली भाषण दिया था, तो उस समय भी उसका पूरा भाषण जो था उसकी एनालिसिस करके मैंने आपको बताया था कि लौटने के बाद वो कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करेगा जिससे ईरान को इस जंग में शामिल किया जा सके, और उसने वही किया। ईरान में जब हमास के चीफ थे तो उनके ऊपर हमला किया, उनकी हत्या किया, वो सारा किस्सा तो आप जानते ही हैं। और उसके बाद से ही ईरान के इस जंग में शामिल होने की जो उम्मीद थी और ईरान के इस जंग में शामिल होने की जो कोशिश थी, वो बेंजामिन नेतन्याहू की लगभग पूरी हो गई। और अब ये लगभग क्लियर है, आज हो, कल हो, परसों हो, ईरान इस जंग में किसी न किसी रूप में जाएगा जरूर। ईरान के जंग में जाने के साथ मैंने आपको बताया था कि रशिया और चाइना भी तैयार खड़े हुए हैं। रशिया और चाइना ने हर तरह के सपोर्ट की बात की है। तो ये एक तरह के मिनी वर्ल्ड वार में तो कम से कम तब्दील होगा ही, अगर जो चल रहा है वही चलता रहे। दरअसल अभी फिलहाल अमेरिका भी नहीं चाहता है कि ये मिनी वर्ल्ड वार हो, इसलिए किसी भी तरह से सीज फायर को करने की कोशिश कर रहा है। बाइडेन भी जाते जाते कम से कम एक ये उपलब्धि अपने नाम लिखवाना चाहता है कि मैंने वहां पर सीज फायर करा दिया, और उसके लिए लगातार कोशिश चल रही है। अब मजेदार ये होगा कि जब सीज फायर की कोशिश अपने एक लेवल पर जाएगी, तब बेंजामिन नेतन्याहू नई क्या शर्त रखता है। हमास की शर्तें तो बहुत क्लियर है, युद्ध विराम की बात है, जो अदला बदली की बात है उसमें बहुत क्लियर है कि हम इजराइल के लोगों को छोड़ने को तैयार हैं जो हमारे यहाँ अगवा है, लेकिन उसको भी हमारे गिरफ्तार किए लोगों को छोड़ना होगा। और कुछ पॉलिटिकल कैदी जो बहुत लंबे समय से जेल में है, उनको छुड़ाने की मांग लगातार चल रही है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू नई शर्त क्या रखेगा, ये देखने वाली बात है। इसी बीच में एक घटना और बताना जरूरी है। वहां का फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो है स्मॉरिच। स्मॉरिच ने एक बयान दिया, और उस बयान में उसने ये कहा कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं
पड़ता है कि जो अगवा किए हुए लोग हैं उनको वो जिंदा रहें या मार दिए जाएं। सीधे यही वर्ड नहीं थे, लेकिन उस बयान का मतलब यही था। और उसने कहा गजा के लोगों को भूख से तड़पा तड़पा कर मारना हमारी नीति में शामिल है। अब ये बात तो बहुत साफ है, नेतन्याहू यही काम कर रहा है कि वहां कैसे भी रोटी ना पहुंचे। और आप जानते हैं कि वहां लगातार जो अनाज की उपलब्धता है, खाने की उपलब्धता है, वो कम होती जा रही है। लेकिन स्मॉट्रिच ये सब बातें बोल गया। अब इसके बोलने के बाद पूरी दुनिया में इसका रिएक्शन होना ही था। अमेरिका ने भी इसका रिएक्शन किया, लेकिन ऐसे रिएक्शन का क्या फायदा जिसमें उस मिनिस्टर को उसकी पोस्ट से हटाया भी नहीं गया। माफी वाफी मांगना बात की बात है। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका नहीं जानता है कि इसराइल के इरादे क्या है, लेकिन फिलहाल वो इस जंग को टालने के लिए दोबारा से सीज फायर की बात कर रहा है। याहिया सिनवार जो है बहुत हार्डलाइनर माने जाते हैं। माना जाता है कि 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ था उसकी तैयारी और उसकी सारी जो लीडरशिप थी वो याहिया सिनवार के हाथ में थी। और पहले दिन से ही इजराइल याहिया सिनवार को मारने की कोशिश भी कर रहा है। एक बार तो उनके मौत की खबर भी जारी कर दी गई थी। इसलिए अब ये सीज फायर का समझौता होगा नहीं होगा, किस तरफ जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। आने वाले 2-4 दिन बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। कल मैं सफर में रहूंगा तो कल मेरा वीडियो अपडेट नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद इंडिया पहुंचकर मैं लगातार अपडेट्स करता रहूंगा। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर मुमकिन हो तो हमारे वीडियोस दोस्तों तक पहुंचाइए। सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारी फाइनेंशियल मदद करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में हमने सारे डिटेल दिए हुए हैं। आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, कैसे भी मदद कर सकते हैं। बात वही है कि आप जुड़ेंगे तभी हम सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर लगातार सच कह पाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।